नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन जो है वो लगातार जारी है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है कांग्रेस। ऐसे में अब खबर यह है कि जल्द प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर दो लोकसभा सीटों में कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस अभी तक नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसे में अब खबर है कि जल्द प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से खबर है और देखा जाए तो अभी तक जो है कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में दिख रही है। दो लोकसभा सीटों की बात की जाए, एक उसमें नैनीताल उधम सिंह नगर और दूसरी हरिद्वार। ऐसे में अब खबर यह है कि जल्द जो है प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल रिहा, और संभावना इस बात की है कि आज शाम तक दोनों ही सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि CWC की जो बैठक है वो दिल्ली में हो ही रही है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड को लेकर और जो उत्तर प्रदेश की भी बाकी सीटें हैं उनको लेकर आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक होगी। और उसमें संभावना है कि दोनों सीटों पर उत्तराखंड की आज कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे। अगर मैं फिलहाल लोकसभा सीट की बात करूँ तो वहां से हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हरिद्वार से सांसद भी रहे हैं, वो खुद दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि हरीश रावत ने खुद अपने आप लड़ने का मन बनाया है इस सीट से, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करे। उसके बाद हम नैनीताल सीट की बात करें तो वहां से महेंद्र पाल, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, वो अपने दावेदारी कर रहे हैं। रंजीत रावत अपने दावेदारी कर रहे हैं। इस तरह की दोनों ही सीटों पर फिलहाल की स्थिति है। और खास बात यह है कि जो भी बड़े नेता जिनका नाम मैंने दिया है, चाहे वो रंजीत रावत या हरीश रावत हो, वो सब लोग दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। जी अवनीश, साथ ही अगर बात की जाए, जिस तरह से हरिद्वार लोकसभा सीट को काफी हॉट सीट माना जाता है, इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक वहां से जो है अभी सांसद है फिलहाल। अब बीजेपी ने जो फील्ड किया है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को किया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि हो सकता है हरीश रावत का नाम सामने है, और पहले हमने देखा था किस तरह से जो कांग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने किनारा कर लिया था लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले। और अब जो है खबर यह है कि शायद जो है मन बना लिया है, हरीश रावत लड़ सकते हैं हरिद्वार से। अब ऐसे में किस तरह का मुकाबला जो है हरिद्वार में देखने को मिल सकता है, पूर्व सीएम वर्सेस पूर्व सीएम? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी ने भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने की बात कही है। आज शाम तक बीएसपी का कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हरीश रावत की बात करें और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा मुकाबला रहेगा। लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय भी कह सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय उमेश कुमार जो है वो भी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और काफी वर्ग को उन्होंने अपने साथ जोड़ने का दावा यहाँ पर किया है। तो रोचक मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो इतना जरूर है कि अगर हम बात करें तो हरीश रावत, क्योंकि यहाँ से सांसद रहे हैं, आम आदमी से उनका जुड़ाव है, लगातार लोगों से संपर्क करते रहे हैं, तो उनकी फॉलोअरशिप भी जो है वो हम कम नहीं आ सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अभी की मैं बात करूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है चुनाव मैदान में है, लेकिन अभी तक जो निशंक का खेमा है वो अभी तक चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर सामने नहीं आ रहा। अगर उसमें हम बात करें पूर्व विधायकों की, चाहे वो यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता रहे हो, जो कि निशंक खेमे के ही माने जाते थे, और वो दावा भी कर रहे थे कि उनको इस बार टिकट दिया जाए, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। तो अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन हरिद्वार में उस कुनबे में जो लोग हैं वो साथ में आएंगे या नहीं आएंगे। अवनीश जी, साथ ही सवाल ये भी कि जिस तरह से लोकसभा का जो पहला फेज है वो 19 अप्रैल से शुरू है। ऐसे में पहले फेज में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, और जिस तरह से कांग्रेस जो देरी कर रही है, जो एक डिले हो रहा है, अभी तक कंफ्यूजन है प्रत्याशियों के नाम को लेकर, इससे क्या संकेत? देखिए, बीजेपी को बोलने का एक मौका जरूर मिलेगा कि गुटबाजी है। यही कारण है कि दोनों सीटों पर, दोनों ही महत्वपूर्ण सीट हैं। और अगर बात करूं, दोनों सीटों पर कांग्रेस भी काफी समय तक काबिज रही है। हालांकि अब वर्तमान समय की बात की जाए तो दोनों सीट पर बीजेपी काबिज है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पूरे सिनेरियो पर नजर डाली जाए तो दोनों ही सीटों को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है। बड़े नेता हैं जिनके नाम इन दोनों ही सीटों पर चल रहे हैं,
और बीजेपी को बोलने का एक मौका जरूर मिलेगा। जी। अवनीश जी, साथ ही जिस तरह से 500 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और यही वजह है कि उनका जो प्रचार प्रसार है अब जोर शोर से चल रहा है। कभी कहीं रोड शो, इससे पहले हमने देखा था हरिद्वार में, कल हमने देखा किस तरह से कोटद्वार में रोड शो, जगह जगह रोड शोज हो रहे हैं, एक तरह से दम भरा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस इन चीजों में काफी पीछे दिख रही है। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है अवनीश जी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें अभी तक की, तो जितना मजबूत एक तरह से वर्किंग की है वो बीजेपी ने यहाँ पर की, और बीजेपी आज से वर्किंग नहीं कर रही। बाकायदा उसका जो मीडिया सेंटर तैयार किया गया है उसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री समेत जो पार्टी के प्रभारी है दुष्यंत गौतम, तमाम लोग उसमें मौजूद रहेंगे जो बड़े नेता हैं, और बीजेपी की, कांग्रेस की फिलहाल कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। और खासतौर पर कहूँ कि जैसे हम लगातार इसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि उसका कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हो पाए, कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पाया, जबकि बीजेपी ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली। तो इतना कह सकते हैं शुरुआती दौर में जो कांग्रेस है वो प्रचार में काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो 2 लोकसभा सीट है उनमें अभी भी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया जा सका है, कंफ्यूजन की स्थिति है। हालांकि अब खबर है कि जल्द से जल्द जो है इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन होगा। निजी होटल में यह मीडिया सेंटर बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, साथ ही कई दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से आज बीजेपी के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि जो उनका प्रदेश मीडिया सेंटर है उसका उद्घाटन हो रहा है, क्या जानकारी उसको लेकर? तो बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद यदि लगभग 11:15 बजे का समय यहाँ पर है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके द्वारा इस मीडिया सेंटर का, बीजेपी का जो चुनाव मीडिया सेंटर है उसका यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ से बीजेपी पूरे प्रदेश की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसे यहाँ से कंट्रोल करती नजर आएगी। रोजाना यहीं से बीजेपी की जो मीडिया कॉन्फ्रेंस है वो यहीं से जारी होगी और पार्टी किस प्रकार से चुनाव की रणनीति पर चलेगी, क्या उनके कामकाज उस समय होंगे, जो चुनाव के दौरान किन नेताओं के दौरे यहाँ पर रहेंगे, कौन से क्षेत्रों में बीजेपी जाने का काम करेगी। अबे क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, मैं अपने पीछे की उन तस्वीरों को दिखाने का काम करता हूं कि मेरे पीछे ये बीजेपी का मीडिया सेंटर है, जहां से बीजेपी अपना चुनाव का जो प्रचार प्रसार की जो आगाज है वो यहाँ से करेगी। यहीं से बीजेपी उन सब चीजों की शुरुआत यहाँ पर करेगी और वो बीजेपी की यही रहेगी कि जो बीजेपी की रीति नीति है, बीजेपी की जो बातें हैं, उन बातों को आम जनता तक पहुंचाई जा सके। यहीं से बीजेपी अपने उस रणनीति को आगे पहुंचाने का काम करेगी। जो चुनाव के दौरान उनकी जो रणनीति रहेगी, जो नेताओं के जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों में जो यहाँ पर बड़े नेता आएंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पर होगी। यानी ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी का जो चुनावी कंट्रोल रूम होगा वो यहीं से संचालित होगा। अबे कौन कौन दिग्गज नेता आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे बातचीत भी होगी। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता है सुरेश जोशी, उनसे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये जो चुनावी का जो कार्यालय है, सेंटर है, वो काम करेगा। सर, आज चुनावी यहाँ पर शुभारंभ आप लोग कर रहे हैं, किस रूप में ये काम करेगा? 5 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ कंट्रोल रहेगा? अभी हम लोगों ने पूरे देश में एक मीडिया का सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम के तहत भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश का जो है मीडिया सेंटर है, यानी जब तक चुनाव की गतिविधियां हैं वो सारी इसी मीडिया सेंटर से होंगी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और कई सीनियर लीडर्स हैं, उनकी टाइम पे यहाँ तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी होंगी और एक हम लोग डेली यहाँ पर तो जो है कि प्रेस ब्रीफिंग का भी कार्यक्रम रखेंगे और हमारे यहाँ पर को पूरे प्रदेश से जो हमारा मीडिया के लोग हैं उनके संपर्क के लिए मीडिया सेंटर जो बनाया उसमें मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी है। डे टू डे की मॉनिटरिंग होगी अपने 13 जिलों की। तो इस तरह से आज से विधिवत ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी तीनों लोग इस कार्यक्रम में भी रहने वाले हैं
इसका आज विधिवत उद्घाटन होगा और उसके बाद यह संचालित होगा। और हम सभी देश के मीडिया के मित्रों से भी आग्रह और निवेदन करेंगे कि आज के बाद हम सारी गतिविधि यहाँ से शुरू करेंगे। जो भी उनकी जिज्ञासा हो या जो भी विषय भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से संबंधित हो, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी का मीडिया सेंटर काम करेगा और क्या कुछ यहाँ पर रहेगा, उन सब चीजों की बारीक से बारीक जो जानकारी होगी, यानी चुनाव से संबंधित जो भी जानकारी है जिसको लोग जानना चाहते हैं या मीडिया उन सब चीजों को पहुंचाना चाहती है, उसका यहाँ से प्रचार प्रसार भी होगा। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का एक कंट्रोल रूम यहाँ पर होगा और यहीं से 5 लोकसभा की जो सीटें हैं बीजेपी की, उन्हें कंट्रोल करने का काम किया जाएगा और जो रणनीति है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम यहीं से कराया जाएगा। जी बिल्कुल। अब है तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा एक्टिव और सक्रिय दिख रही है और ऐसे में उन्होंने अपने मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन वो आज करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने कहा कि आज महिलाओं का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और महिलाओं का ये भरोसा सिर्फ चुनावी वायदे से नहीं बल्कि उनके किए गए विकास कामों से है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कोशिश है कि कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी को 60,000 मतों की बढ़त दी जाए। वहीं ऋतु भूषण खंडूरी ने आगे कहा, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने, आइए आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है, पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और उनका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि कोटद्वार के क्षेत्र विधायक भी। मैम, पौड़ी गढ़वाल में शुरुआत अच्छी हो गई, आगाज बहुत अच्छा आज देखने को मिला, किस रूप में कहीं? देखिए, आपने जो आज कोटद्वार की सड़कों में देखा, वो जो ढेरों प्यार और आशीर्वाद उत्तराखंड को मिलता है, वो प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें आशीर्वाद मिलता है, उसी प्यार का आपने आज जो देखा, सारी जनता आज सड़कों पे उतर के आई और ये दिखाया कि उन्होंने निर्णय कर लिया है, मन बना लिया है और इस बार 400 के पार हम होने जा रहे हैं। और जैसे हमारे आदरणीय सांसद के जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो उन्होंने कहा है कि 25 लाख का इस बार हमारा मार्जिन टारगेट है और 5-5 लाख से हम 5 सीटों को जीतेंगे और ये आज कोटद्वार की सड़क से ये दिखा कि ये संभव है। जैसे महिलाएं सड़कों पर दिख रही थी और आप लोगों ने कहा कि 60,000 का आंकड़ा भी इस बार संभव दिखता है। देखिए, ऐसा है, महिलाओं का कनेक्शन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है और क्यों ना हो, अगर उनकी आप बात करें, चाहे वो शौचालय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उनकी चिंता की गई है। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, हो सकता है दिल्ली और देहरादून में बैठे हुए लोगों के लिए वो 12,000 का शौचालय होगा, लेकिन हमारे गाँव की महिला के लिए उसका सम्मान वापस मिला है। तो जब वो प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमारे बारे में सोचते हैं, चूल्हे की सोचते हैं, चौके की सोचते हैं, पेंशन की सोचते हैं, कोरोना में 500 रुपये का हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो ये प्यार जो हमारी बहनें देखती हैं, जो सम्मान हमारी बहनें देखती हैं, वही एक कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक ज़बरदस्त कनेक्ट है। 60,000 की लीड जाएगी मैम कोटद्वार से? पूरा प्रयास रहेगा। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का आज आपने हुजूम सड़कों पे देखा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस चीज़ को पार कर पाएंगे। थैंक यू मैम बातचीत करने के लिए। ऋतु खंडूरी जी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आने वाला जो समय है वो भाजपा का समय है। जिस प्रकार का दावा उनकी तरफ से किया गया वो दावा भी पूरा होगा क्योंकि महिलाओं का प्यार और सम्मान मोदी जी के प्रति है। कैमरामैन नसुना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, कोटद्वार। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी संगठन कार्यक्रम समेत प्रदेश के कई विकास कार्य पर केंद्र नेतृत्व से चर्चा की। दिल्ली से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रहे सरकारी कार्यों का जायजा लिया गया। वहीं केंद्र से मिल रही बिजली का कमिटमेंट मार्च महीने तक है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की बीजेपी में ज्वाइनिंग भी कराई थी। चूंकि हमारे संगठन के कार्य भी हैं और कुछ सरकारी कार्य भी थे जो बिजली मंत्रालय से संबंधित थे, कुछ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भारत सरकार की बाह्य सहायतित योजनाएं हैं उन योजनाओं के संबंध में था। उन सभी पर पहले से केंद्र से हमको सहयोग मिल रहा है। बिजली के लिए भी हमने अभी चूँकि अप्रैल माह से हमको
जो पिछली बिजली का जो कमिटमेंट है वो अप्रैल इसी मार्च तक का है, तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने बिजली मंत्रालय से भी अनुरोध किया था। उन सभी पर काम हो रहा है। और जी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी में सदस्यता का अभियान भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी स्पष्ट कर चुके हैं कि लोकसभा के मतदान से एक दिन पहले तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अब वही बीजेपी के लगातार बढ़ते कुनबे को लेकर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करने वालों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो गई है। जो भी बीजेपी में आ रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले बता चुके हैं कि लगभग अभी तक जो अभियान हमारा चला है इसमें 6,500 से भी ज़्यादा लोग बढ़ गई संख्या, 11,000 से ऊपर, अब 11,000 हो गई, 11,000 संख्या हो गई है। और उसमें जो भी आ रहा है सबका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसमें हर एक भारतवासी योगदान देना चाहता है। उत्तराखंड के अंदर भी जो भाई बहन जो भी कहीं हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सहयात्री बनना चाहते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही अब प्रदेश सरकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। खासकर महिला वोटरों पर प्रदेश सरकार की विशेष नजरें हैं और महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रदेश में पिछले दिनों कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केंद्र सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसके जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिल रहा है। हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेज़ी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया, हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। इस दौरान नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में राज्य संगठन के साथ ही बूथ और पन्ना स्तर तक समन्वय बनाने और बूथ स्तर पर छोटी छोटी बैठकों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हम बहुत आभारी हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए
और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया और राज्य सरकार का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन किया, हमारी पार्टी का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। देखिए, आज हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी और बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथासमय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक पन्ना प्रमुख बनेगा और एक पन्ने में 30 वोट हैं, 30 वोट में 6 घर हैं, 6 घरों को केंद्रित करते हुए चुनाव के दिन उन 6 के 6 घरों का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इस प्रकार कार्य योजना बनाई है। आज की बैठक का यही मुख्य भाव था। दुष्यंत गौतम जी का तो चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। काफी ज्यादा सक्रिय और एक्टिव मोड में बीजेपी है और इसी दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई और नामांकन को लेकर चर्चा हुई। वहीं जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार भी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी गढ़वाल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ अनिल बलूनी ने जबरदस्त रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे साथ हैं पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से है और क्या कुछ उनकी तैयारी अब तक रही है। सर, लगातार तैयारी आप लोग कर भी रहे थे और बातचीत हो भी रही थी, अब पार्टी ने आपको चुनाव मैदान में उतार दिया, क्या कुछ आप लेके जनता के बीच जा रहे थे, कौन सी? देखिए, हम जनता के बीच जा रहे हैं। जो मोदी जी के लगातार विकास का एजेंडा है, जो भारत को विकसित भारत बनाने का एजेंडा है, जो अगला दशक उत्तराखंड का उसका एजेंडा है, उत्तराखंड में पलायन रोकने का एजेंडा है, उत्तराखंड में विकास का एजेंडा है, रोजगार का एजेंडा है और जो 10 साल में हुआ है उसको और प्रबल तरीके से आगे बढ़ाने का एजेंडा है। इसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। अनिल बलूनी को लोग काम के लिए जानते हैं, आज आपने वो कह भी दिया कि मेरा प्राथमिकता ये होगी करुणा आश्रम को राष्ट्रीय परियोजना से, तो किस रूप में देखिएगा सर, क्या कुछ उसके लिए सोचा है? अभी तो केवल कोटद्वार में एक परियोजना बताई है, अभी तो बाकी जगह बाकी है। अभी रुकिए तो सही, अभी आने वाले जब बाकी विधानसभा हो जाएंगे तो आपको बताएंगे कितने प्रोजेक्ट और क्या विजन है गढ़वाल को लेकर। आप रुकिए, इंतजार कीजिए और फिर देखिएगा। ये अभी 5-7 दिन का जो अभी दौरा पूरे लोकसभा का होगा, उसके बाद देखिएगा कितने परियोजना के बारे में मैं बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ तो कर देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा कि अगर गढ़वाल क्षेत्र का आदमी देश के अंदर कहीं जाएगा तो कहेगा कि गढ़वाल क्षेत्र से आया, तो वो समझ जाएगा कि कहाँ से आया। आप चिंता मत कीजिए, आप देखिए आगे आने वाले समय में क्या क्या होता है। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कांग्रेस मुक्त भारत की अब तक बात कही थी, उत्तराखंड में पौड़ी से ही शुरू हो गया है। देखिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, आप समझिए। इसके लिए अगर किसी का धन्यवाद है तो वो राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे कुकृत्य उनके शासनकाल में हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना खराबी हुई है, उसके कारण सब छोड़ के आ रहे हैं। और सब हर आदमी आज इस विकास की यात्रा में जुड़ना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि विकसित भारत बने, हर आदमी चाहता है कि पूरे विश्व में भारतीयों के लोगों की प्रशंसा हो, तो सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। अब अगर कांग्रेस के सब लोग यहाँ आने के इच्छुक हैं, हमारे को तो बैरियर लगाना पड़ रहा है, हमको तो चेक करना पड़ा है। मैं आपको सब बताऊँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बैठे हैं, इतने लोग आना चाहते हैं उनकी लोकसभा में, हमारी लोकसभा में, सब जगह। तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो रखी है, लेकिन अब लोकतंत्र में वो सब लोग आना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कितने लोगों को ले पाएंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर अनिल बलूनी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आने वाले पूरे देश में भी इस समय विपक्ष के जो साथी हैं वो बीजेपी में आना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की रीति नीति उन्हें पसंद और काम पर उन्हें भरोसा है। कैमरामैन हसुन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, कोटद्वार। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।